हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 20वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक फियरलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस डॉक्टर हेनरी मिंटन की बुक यूटेराइन थेराप्यूटिक्स में दिया गया है और इसमें सिर्फ फ्लोरिक एसिड दवाई दी गई है। फियरलेसनेस, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, जिस सिचुएशन में डर महसूस होना चाहिए वहाँ पेशेंट को फियर का एहसास नहीं होता और इसलिए वो हालात का निडर होकर सामना करता है। दूसरा, अगर इस शब्द फियरलेस को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए स्प्लिट किया जाए तो दो वर्ड्स बनते हैं, फियर और लेस। मतलब सिचुएशन स्कैरी होने के कारण पेशेंट को डर फील हुआ, लेकिन जितना फियर महसूस होना चाहिए उसके मुकाबले में पेशेंट को डर कम लगा, यानी लेस फियर फील हुआ। दोनों ही सिचुएशंस में या तो पेशेंट को खतरे का पता नहीं होता या फिर उसे डेंजर का एहसास होने के बावजूद खुद पर यह यकीन होता है कि वो मुसीबत को बिना किसी प्रॉब्लम के मैनेज कर सकता है और इसलिए पेशेंट फियरलेस हो जाता है। इसी तरह जब पेशेंट को यह लगता है कि सिचुएशन अब उसके कंट्रोल में है तब वो फियरलेस बन जाता है। मेंसेस, इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उन्हें हर महीने मेंसेस आते हैं। मेंसेस एक रेगुलर फ्लो ऑफ ब्लीडिंग है जिसके मंथली इंटरवल्स पर आने से एक औरत की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का पता चलता है। मेंसेस आने का मतलब महिला इस बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, यानी वो इस बार मां नहीं बन पाई, लेकिन वो अगली बार मां बन सकती है। जब मेंसेस नहीं आते हैं तो हो सकता है कि इस बार ये औरत मां बनने वाली है। इसलिए जो औरतें और कपल्स प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए मेंसेस का आना एक फेवरेबल साइन है, क्योंकि वो कंफर्म करता है कि इस बार ये महिला मां नहीं बनने वाली है। दूसरा, अगर पेशेंट किसी इंसान को किसी गलत काम के लिए दोषी साबित करना चाहता है तो उसके लिए पेशेंट को सबूत की ज़रूरत होती है। यदि प्रूफ अवेलेबल हो तो पेशेंट ये साबित कर सकता है कि उस इंसान का उस गलत काम में सिग्निफिकेंट रोल है। यहाँ सिग्निफिकेंस प्रेगनेंसी शब्द का एक और मीनिंग है, लेकिन सबूतों का अभाव होने का मतलब है कि उस इंसान का इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो पाया, तो ये मेटाफोरिकली मेंसेस के जैसी स्थिति है। मेंसेस और प्रेगनेंसी इन टर्म्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने इग्नेशिया और नाट्रम्यूर वाले वीडियोस में दिया है। इन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। ड्यूरिंग, इस शब्द का मतलब है किसी इवेंट के शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक का समय, यानी पूरे इवेंट के दौरान होने वाली कोई बात। तो इस रूब्रिक फियरलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस का लिटरल मीनिंग है कि जब फ्लोरिक एसिड पेशेंट को मेंसेस आते हैं तब उसे डर महसूस होना कम हो जाता है। लेकिन इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जब फ्लोरिक एसिड पेशेंट को मेंसेस आते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसलिए अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मां नहीं बनना चाहती थी और मेंसेस आने से उसकी ये इच्छा पूरी हो गई है। ये रूब्रिक हम मेल और फीमेल पेशेंट्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं और इसलिए मेंसेस आने पर फियरलेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल 1, 45 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे लिवर की प्रॉब्लम्स है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे अक्सर मीटिंग्स के लिए रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे में खाने पीने में थोड़ा भी फर्क आ जाए तो उल्टी हो जाती है। वैसे एक और प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ और मेरे बीच बहुत टेंशन चल रही है। मैंने 2 बार शादी किया हूँ। मेरी पहली बीवी को मैंने डिवोर्स दिया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वैसे उससे मेरे 3 बच्चे हैं,
लेकिन डिवोर्स के बाद वो बच्चों के साथ अलग रहती है। डिवोर्स के टाइम पर ही मैंने ये कह दिया था कि एलिमनी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके अलावा मेरा अपनी वाइफ और बच्चों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब दूसरी बीवी के होते हुए भी मेरा अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन हर बार डर लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। ऐसे में जब मेरी सेक्रेटरी को उसके पीरियड्स आ जाते हैं तो मेरा डर बिल्कुल ही गायब हो जाता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ बन गई तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ, अबॉर्शन कराओ, ये सब करना पड़ेगा ना। लेकिन जब तक मेरी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट नहीं है तब तक मैं उसके साथ एंजॉय कर सकता हूँ। बिजनेस टूर्स पर भी अगर सेक्स करने की इच्छा हो तो मैं तुरंत कॉल गर्ल बुला लेता हूँ, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कभी बेचैनी होती है तो कभी बदन दर्द करने लगता है। मेरी वाइफ मेरे बारे में ये सब जानती है और इसीलिए हमारे बीच अनबन होती रहती है। वो तो मुझे कोर्ट में अय्याश साबित करने की धमकी भी देती है, लेकिन इस पर मैं तो उसे यही कहता हूँ कि तेरे पास क्या सबूत है कि मेरा चक्कर चल रहा है। जिस दिन तेरे पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस हो ना, उस दिन मुझे धमकी देना, समझी। बढ़िया ही मुझे डराने वाली। जब भी मैं कोई मीटिंग शुरू करता हूँ तब मुझे टेंशन होती है कि जाने इस बार क्या होगा, लेकिन जब मैं एक्सपेक्टेड अमाउंट से बड़ी डील क्रैक कर लेता हूँ तब मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। मेरे घर में मैं, मेरी वाइफ और बच्चों के साथ मेरे छोटे भाई की फैमिली भी रहती है। जब भी कोई मुझसे मिलने मेरे घर आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से अकेले में ही बात करना सही है। मुझे मेरे घर के सभी लोग बहुत इमेच्योर लगते हैं। कहाँ क्या बोलना चाहिए इसकी तो उन्हें समझ ही नहीं है। अब ऐसे में उनकी मौजूदगी में बात करना क्या सही होगा? इसलिए मन में आता है कि कुछ ऐसा करूं कि ये सब घर से तुरंत फुट लें तो कितना अच्छा होगा, लेकिन हर बार ऐसा थोड़े ही हो सकता है। जब वाइफ से पूछा गया तो उसने बताया कि पेशेंट को अपने परिवार से कोई जज्बाती लगाव नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। हमारे पड़ोस में जो भी लेडीज़ हैं उनसे जाकर बात करेंगे, जोक सुनाकर हंसाएंगे, लेकिन हमारी इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। हम जिए मरे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो बस गैरों के साथ लाइफ एंजॉय करना है। एक बार जब बेटी को तेज़ बुखार था तब भी इनकी पराई औरतों के साथ व्हाट्सएप चैट्स चल रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं था कि एक पति को और एक पिता को अपने परिवार का ख्याल भी रखना होता है। तो इस केस में पेशेंट को अपनी फैमिली से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अजनबी या पराये लोगों के साथ वो हंसी मजाक के द्वारा यानी लाइवली तरीके से इंटरैक्ट करता है। पहली वाइफ को भी सिर्फ एलिमनी देकर पेशेंट ने मानो उससे छुटकारा पा लिया है, लेकिन वो अपने पहली बीवी से हुए बच्चों को भी मिलने नहीं जाता। बच्चे बीमार भी हों तब भी पेशेंट को दूसरी औरतों के साथ चैट करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो इस बिहेवियर के लिए रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी टू लव्ड वंस बट एनिमेटेड टू स्ट्रेंजर्स। शादीशुदा होते हुए भी पेशेंट का अपनी सेक्रेटरी के साथ नाजायज़ रिश्ता यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ये रूब्रिक है एडल्ट्रस। जैसे ही पेशेंट की सेक्रेटरी को पीरियड्स आते हैं, पेशेंट का डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐसे में वो अपनी सेकंड वाइफ की धमकियों का भी बेखौफ होकर सामना करता है। तो ये रूब्रिक है फियरलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस। यहाँ एक बात नोट करें कि जब सेक्रेटरी को मेंसेस आते हैं तब पेशेंट का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि इस बार वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है। इसलिए ये रूब्रिक मेल और फीमेल पेशेंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंसेस किसी भी महिला को आए, लेकिन पेशेंट कौन है और उसका क्या रिएक्शन है वो रूब्रिक सिलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को पहले ही पता है कि अगर उसकी सेक्रेटरी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उस लड़की का मेडिकल चेकअप और अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो ये रूब्रिक है एंटिसिपेशन। पेशेंट में सेक्सुअल अर्ज इतनी स्ट्रांग है कि अगर उसे खुद को सेक्स करने से थोड़े समय के लिए भी रोकना पड़े तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये रूब्रिक है
एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंस। पेशेंट मीटिंग के शुरुआती दौर में एंशियस होता है, लेकिन जब वो पहले से भी अच्छा परफॉर्म करता है यानी उभरता है तो उसकी चिंता दूर हो जाती है। तो ये रूब्रिक है एंजाइटी मॉर्निंग राइजिंग अमिलियोरेट्स। मॉर्निंग वो टाइम होता है जब आप कोई काम शुरू करते हैं, यानी किसी काम के इनिशियल स्टेजेस के लिए मॉर्निंग शब्द मेटाफोरिकली यूज किया जाता है। राइजिंग का मतलब है उभरना, यानी लोअर लेवल से ऊपर की तरफ बढ़कर हायर पोजीशन पर पहुंचना। इस केस में पहले से भी ज्यादा सफलता प्राप्त करने का मतलब है कि पेशेंट राइज हो रहा है। घर में मेहमान आने पर पेशेंट को ये लगता है कि उसके फैमिली मेंबर्स बहुत इमेच्योर हैं, यानी मेटाफोरिकली बच्चों की तरह नासमझ हैं। इसलिए पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो इन लोगों को घर से निकल जाने पर मजबूर कर दे तो कितना अच्छा होगा। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स थिंक ही मस्ट ड्राइव चिल्ड्रन आउट ऑफ द हाउस। एग्जाम्पल 2। 20 साल का मेल पेशेंट आया और बोला, डॉक्टर मुझे हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए मुझे डर लगता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर एक दिन मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं बचेगा। मुझे तो अपनी लाइफ में पूरी आज़ादी चाहिए। हर इंसान को ये हक होना चाहिए कि वो बिना किसी रोक टोक के जब चाहे जहाँ चाहे जा सके। लाइफ में 3 एम्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं डॉक्टर, मौज मस्ती और मनी। पैसा ही सब कुछ है डॉक्टर, आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है। इसलिए तो मैं हमेशा लोगों से बात करते समय उनके कपड़ों और जूतों पर ध्यान देता हूँ। वो लोग क्या बोल रहे हैं इसकी कौन परवाह करता है। इसी तरह अगर कोई लड़की मुझे अट्रैक्टिव दिखती है तो मेरा यही मन करता है कि मैं उसे पटाऊं और उसके साथ वक्त गुजारूं, और हो सके तो रात भी। आप समझ गए ना डॉक्टर। मेरा बड़ा भाई अलग रहता है और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे अय्याश समझते हैं और इसलिए हमेशा रोकते टोकते रहते हैं। वो मेरा ऐसा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं मानो मैं कोई बीमार आदमी हूँ। इससे मुझे चिढ़ होती है और मैं उन्हें अक्सर यही कहता हूँ कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, उसके साथ जाकर क्यों नहीं रहते, वही तुम्हारा असली घर है। फिर पेशेंट बोला, मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहता था और उसके लिए मैंने मेहनत की। मैं रेगुलरली कंटेंट बनाकर अपलोड करता हूँ और इसलिए आज मैं महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाता हूँ। इन्हीं पैसों से आज मेरे पास खुद का घर और खुद की गाड़ी है। इसलिए मैं तो अपने अचीवमेंट्स पर बहुत खुश हूँ। वो वक्त गया जब मैं अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी का मोहताज था और इसलिए उनसे डरता था। अब तो मेरे पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं और आज वो मुझ पर डिपेंडेंट है। हाँ, मेरी मंथली अर्निंग्स मेरे पेरेंट्स के ही बैंक अकाउंट में जमा होती रहती है, क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करते समय मैं 17 साल का था और मेरा खुद का बैंक अकाउंट नहीं था। लेकिन अब मैंने खुद की बैंक डिटेल्स यूट्यूब को सबमिट कर चुका हूँ और कुछ ही समय में सारी अर्निंग्स मेरे अपने बैंक अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज भी जब मैं अपनी मनमर्जी से कोई चीज़ खरीद कर घर लाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने नया आईफोन 13 खरीदा तो मेरे पेरेंट्स अपसेट हो गए। उस दिन मैं अपने साथ एक लड़की लेकर आया और उसे अपने कमरे में ले गया तो इस पर मेरे पेरेंट्स भड़क गए और मुझे कहने लगे कि अगर मैंने ये अय्याशी और फिजूल खर्ची बंद नहीं की तो वो मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देंगे और मुझे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने भी नहीं देंगे। इस पर मैंने तो उन्हें यही कहा कि आज वो लोग मेरे घर में रहते हैं। जब तक मैं कमाता हूँ तब तक मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर महीने मेरी इनकम से ही ये घर चलता है, इसलिए वो मुझे डराने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। मुझसे इतनी प्रॉब्लम्स है तो अपने बड़े बेटे के घर जाकर रहो ना। आजकल मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और दोस्तों का क्या हाल है। वो जिस भी कंडीशन में है वो उनकी प्रॉब्लम है। मुझे तो बस अपने YouTube चैनल पर काम करते रहना है। जब मैं बच्चा था तो मुझे इन रिश्तेदारों और मेरे डैड के इरिटेटिंग दोस्तों को झेलना पड़ता था,
लेकिन अब तो अगर कोई भी अप्रिय अंकल मेरे घर पर आते हैं तो मैं तो उन्हें बिना किसी डर के कह देता हूँ कि आप यहाँ मत आओ, मुझे आपका आना अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं अपने पैसों से कमाए हुए घर में रहता हूँ, तो फिर इनसे डरने की क्या ज़रूरत है। मुझे खुद पर घमंड नहीं है, बस ये है कि अब मैं लोगों से उतना नहीं डरता जितना मैं पहले डरता था। फिर पेशेंट ने अपना राइट हैंड दिखाते हुए कहा, अरे डॉक्टर, एक और बात याद आई। ये देखिए, मेरे लेफ्ट हाथ में एक जख्म जैसा कुछ हो गया है और कभी कभी इसमें बहुत खुजली होती है। फिर तुरंत पेशेंट बोला, ओफो डॉक्टर, यही मेरी प्रॉब्लम है। मैंने आपको अपना राइट हैंड दिखाया और मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड में खुजली हो रही है। एक बार ऐसे ही गाड़ी में भी मैंने ड्राइवर को कहा कि राइट टर्न लो, जबकि मुझे लेफ्ट में जाना था। जब ड्राइवर ने राइट टर्न लिया तब मुझे उसे बोलना पड़ा कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अपने को तो लेफ्ट में जाना है। तो इस केस में पेशेंट के बाल झड़ रहे हैं और उसे पूरी तरह से गंजे हो जाने का डर सताता है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ पॉवर्टी। पेशेंट को दुनियावी चीज़ें यानी धन दौलत, बंगला गाड़ी, कपड़े, गहने, जेवर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल और महत्वपूर्ण लगते हैं। कोई इंसान अपनी सोच और स्वभाव में कितना अच्छा है, इससे ज़्यादा पेशेंट उस व्यक्ति के बाहरी दिखावे को इम्पॉर्टेंट मानता है। साथ ही पेशेंट में सेक्सुअल अर्ज भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये रूब्रिक है मटीरियलिस्टिक वेरी विथ स्ट्रांग सेक्सुअल डिज़ायर। पेशेंट को अपनी लाइफ में पूरी आज़ादी चाहिए, जिसमें वो अपनी मन मर्जी से जो करना चाहे वो कर सके। तो ये रूब्रिक है लिबर्टनिज्म। पेशेंट ने खुद को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाने का एम्बिशन पूरा किया है और इसलिए अब वो अपने आप से बहुत खुश और संतुष्ट है। तो ये रूब्रिक है सेल्फ सेटिस्फाइड। जब पेशेंट के पेरेंट्स उसे कंट्रोल करने के लिए उसे धमकी देते हैं, तब पेशेंट को डर महसूस नहीं होता, क्योंकि अब वो पैसे कमाता है। रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी मंथली अर्निंग्स हर महीने आने वाले मेंसेस के समान है, जो पेशेंट की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को दर्शाता है। इसलिए पेशेंट को यह लगता है कि जब तक वो पैसे कमा रहा है, यानी जब तक उसके जॉब या काम से उसकी मंथली इनकम आ रही है, तब तक उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी कारण पेशेंट अनचाहे लोगों को भी निडर होकर अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। यह बिहेवियर पेशेंट का एरोगेंस नहीं है, बल्कि सेल्फ सेटिस्फाइड होने के कारण जो डर पेशेंट को पहले महसूस होता था, वो फियर उसे अब फील नहीं होता है। इसलिए इस बिहेवियर के लिए रूब्रिक है फियरलेसनेस ड्यूरिंग मेंसेस। पेरेंट्स की रोकटोक से पेशेंट चिढ़ जाता है। पेशेंट के माँ बाप उसकी फिक्र करते हैं और इसलिए पेशेंट को गलत काम करने से रोकते हैं। लेकिन पेशेंट को ऐसा एहसास होता है मानो वो खुद एक मरीज है और उसके पेरेंट्स उसके केयर टेकर्स। इसलिए पेशेंट अपने माँ बाप को उनके बड़े बेटे के घर जाने के लिए कहता है। मतलब पेशेंट के अनुसार उसका अपना घर उसके पेरेंट्स का असली होम नहीं है। तो ये रूब्रिक है इरिटेबिलिटी सेंड्स द नर्स होम। यहाँ नर्स शब्द का मतलब हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पेशेंट की इस तरह से देखभाल कर रहा है जैसे एक नर्स एक बीमार इंसान की देखभाल करती है। पेशेंट को अपने पेरेंट्स और अन्य जान पहचान वालों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसका काम और पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी टू रिलेशंस। बात करते समय पेशेंट राइट और लेफ्ट में गलती करता है। जहां उसे ड्राइवर को लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोलना चाहिए, वहां वो उसे राइट टर्न लेने के लिए कहता है। तो ये रूब्रिक है मिस्टेक्स मेकिंग इन टॉकिंग, रॉन्ग वर्ड्स, पुटिंग राइट फॉर लेफ्ट और वाइस वर्सा। फ्लोरिक एसिड दवाई एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी और एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्टिनेंस इन दोनों में मौजूद है। तो इन रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम का मतलब है ऐसा कोई भी इवेंट जिसके कारण इंसान की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और वो बीमार हो जाता है।
सेलिबसी या सेलिबेट। इस शब्द का मतलब है सारा जीवन बिना शादी या शारीरिक संबंध बनाए गुजारने की शपथ लेना या वचन देना। एग्जाम्पल, मॉन्क्स, नन्स, सन्यासी और प्रीस्ट को सेलिबेट्स कहा जाता है क्योंकि वो धार्मिक कारणों से खुद को संभोग और विवाह दोनों से दूर रखने की कसम खाते हैं। कॉन्टिनेंस। इस शब्द का मतलब है खुद को कोई काम करने से रोकने की कोशिश करना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। कॉन्टिनेंस टर्म बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल के अलावा सेक्स करने की अर्ज को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब पेशेंट संडास या यूरिन पास करने की अर्ज को टॉयलेट जाने तक नहीं रोक पाता है तो इसे इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसी तरह जब पेशेंट अपनी अर्जेस को कुछ समय के लिए रोकने की कोशिश करता है तो इससे वो बीमार हो जाता है। लेकिन सेलिबसी की तरह पेशेंट ने यहाँ कोई शपथ नहीं ली है और खुद को रोकने की ज़रूरत यूजुअली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होती है, ना कि उम्र भर के लिए। सो टू समराइज, फ्लोरिक एसिड पेशेंट बहुत ही हवसी और ठरकी इंसान होता है। इसलिए वो राह चलती औरतों को लालची और गंदी निगाहों से घूरता रहता है। उन औरतों को देखकर पेशेंट के मन में उनके साथ संभोग करने की स्ट्रांग इच्छा होती है। अक्सर ऐसे रोड साइड रोमियोस बस स्टॉप्स, कॉलेजेस और गर्ल्स हॉस्टल्स के आसपास घूमते हुए दिखाई देते हैं। पेशेंट में अपने घर और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं होता क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके फैमिली मेंबर्स उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब जिंदा होते हुए भी वो लोग पेशेंट के लिए मर चुके हैं। पेशेंट सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ही जिंदा रहना चाहता है और अपनी मस्ती में मगन रहता है। अगर कोई पेशेंट पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है तो पेशेंट उस व्यक्ति का विरोध करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब पेशेंट बीमार हो जाता है तब वो खुश होने के बजाय सैड फील करने लगता है। अब उसे खतरनाक बीमारियों का डर सताने लगता है। इसलिए वो चुपचाप एक जगह पर बैठा रहता है और सवाल पूछे जाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। lascivious, looking at women on the street, responsibility, inability to realize, delusions, sees dead persons, authority, refusal to accept someone's, cheerfulness alternating with sadness, fear of cancer, sits silently, does not utter a single word, not answers when questioned। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद फ्लोरिक एसिड दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।